क्लास 6 चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। क्या नाम है इस चैप्टर का? शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। अब ये एक शब्द आ गया यहाँ पर मटेरियल। मटेरियल को सिंपली आप क्या लिख सकते हैं? मैटर। ठीक है, मैटर का डेफिनेशन किसको किसको पता है? फिर मैंने 50 बार बोला है, हाथ ऐसे नहीं खड़ा करते। हाँ ठीक है ना, बाजुओं में दम लाइए। क्या बनने जा रहे हो? आईएएस। तो वो प्रेशर झेल सके इतने मजबूत कंधे तो बनाओ अपने। अब हाथ आपसे खड़ा नहीं हो रहा, बनना आपको आईएएस है, कैसे काम चलेगा? ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन किसको पता है बता दो। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इन दिस यूनिवर्स इज टर्म्ड एज मैटर। ठीक है, और मास प्लस स्पेस, ये दो टर्म आ गए आपके सामने। ठीक है ना, तो मास का मतलब हो गया कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिससे वो बना है। ठीक है, पहली चीज, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक मेरे पास पेन है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि किस चीज का बना हुआ है, तो क्या बताओगे आप? कुछ ऐसा प्लास्टिक का मटेरियल है, तो प्लास्टिक के छोटे छोटे मटेरियल से मिलकर के उसको कंपाइल किया हमने और एक ये पेन बना दिया। तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के, इसको हम बोलते हैं इसका मास। ठीक है, क्लियर है? और इस पूरे स्पेस में, यानी कि इस पूरे के पूरे रूम में ये क्या कर रहा है? इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है जितना इसका वॉल्यूम है। तो यहां पर दो चीजें पता चल गई, पहला मास और दूसरा स्पेस। स्पेस को आप सेकंड टर्म में क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम। हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। हिंदी मीडियम वाला बच्चा कोई है इसमें? दो, ठीक। अरे वो दोनों अंग्रेज हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो पहला एक चीज हमको पता चल गया, ये क्या है? मटेरियल। और इस मटेरियल का जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है, एनीथिंग विच हैज मास एंड पजेस, ठीक है ना, एंड पजेस स्पेस इन दिस यूनिवर्स। क्लियर है इतना? तो मैटर की जो सबसे छोटी डेफिनेशन है वो हमने यहां पर समझ ली। तो चैप्टर नंबर 4 है, क्लास है 6। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? शॉर्टिंग करना स्टार्ट करते हैं इसकी। शॉर्टिंग का मतलब कुछ नहीं होता, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको हम क्या करेंगे? अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये कुछ इनिशियल पीपीटीज हैं तो इन पे आपको टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है ना, अदरवाइज टेक्स्ट आपको मेरी पीपीटीज पे नहीं मिलेगा। ठीक है ना, सिर्फ आपको इमेजेस मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर देखिए, एक यहां पर जो हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की थी, वहां पर ये कुछ ऐसी सेम प्रॉपर्टी लिखी हुई है। क्या लिखा है जरा कोई पढ़ेगा? मटेरियल ऑक्यूपाई स्पेस, और उसके जस्ट नीचे क्या लिखा है? मटेरियल हैव मास। तो क्या वो बात जो अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताई वो आप समझ पाए? क्या है? तो एक डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो। लिखो, पहले लिखो चैप्टर नंबर 4 क्लास 6, एक हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 4 क्लास 6, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। यहां पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है ना? तो एक डेफिनेशन लिखो, सबसे पहले लिखो व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर मतलब हेडिंग है, लिख लो। ठीक है, लिखो एनीथिंग, एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग विच हैज मास which has mass and occupies space, and occupies space, and occupies space in this universe, in this universe is termed as मैटर, इज टर्म्ड एज मैटर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दो चीजें रहेंगी हमेशा मैटर में, पहला उसके पास एक मास होगा और वो इस पूरे यूनिवर्स में अपना एक स्पेस क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। और उस स्पेस के लिए जो दूसरा टर्म है उसमें हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम।
ठीक है ना। तो एक डिफाइंड वॉल्यूम उसके पास होगा और एक डेफिनेट मास उसके पास होगा, तब उस सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, मैटर। क्लियर है। और मैटर के बाद अब सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो मैटर को हम जो बेसिकली स्टार्टिंग में 3 चीजों में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर है इतना। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज, और उन बेसिक प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हमको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो अगर वो बेसिक प्रॉपर्टीज हमको पता है तो फिर हम क्या कर लेंगे, इनको आराम से क्लासिफाई कर पाएंगे। जरा ये वाला डायग्राम आप देखिए ध्यान से, बाकी पूरे स्लाइड में कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में आपको 2 चीजें दिख रही होंगी। पहला तो कुछ यहाँ पर अंदर बॉल्स दिख रही हैं और दूसरा एक आपको जार दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन तीनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, क्या डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। हाँ, यहां पर कुछ टर्म लिखे हुए हैं, दिस इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब आप सॉलिड को ऑब्जर्व करेंगे बहुत थोड़ा ध्यान से, तो एक चीज देखेंगे कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो कैसा है, बहुत कम है, बहुत माइन्यूट स्पेस है। लेकिन जब इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विड में, तो इसको आपने फर्दर किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में। तो लिक्विड में आप क्या देखेंगे, इसके मॉलिक्यूल जो है थोड़े से अरेंज नहीं दिख रहे हैं, और अरेंज नहीं दिख रहा है और इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस जो है वो इंक्रीज हो गया, हुआ ना इंक्रीज, ठीक है। तो आपको ये ऐसे दिखाई दे रहे होंगे अनअरेंज्ड है, बट इनके बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। फिर इसको फर्दर आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में। और इसके कन्वर्जन के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं, हीट। विदाउट एनर्जी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आप कन्वर्जन कर नहीं पाएंगे। तो इस पूरी दुनिया में कुछ भी करने के लिए आपको क्या चाहिए, पावर, एनर्जी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं से एनर्जी डराइव हो रही है और मेरे उन मसल्स तक जा रही है जो मुझे बोलने में क्या करते हैं, अलाउ करते हैं या हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पर बोर्ड में कुछ चीज़ें डिक्टेट कर रहा हूँ, कुछ फ्रेम कर रहा हूँ, तो मेरी ये जो मसल्स हैं, जो हाथ की मसल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, पावर जनरेट कर रही हैं। अदरवाइज मैं ये सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में आपको जाना हो तो या तो आपको पावर, एनर्जी देनी पड़ेगी और या फिर पावर आपको वापस लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पावर का सेंस किसके साथ है, हीट के साथ, सिंपल। तो अगर आप किसी सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और अगर आपने फर्दर उसको हीट प्रोवाइड की तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस को फर्दर हीट प्रोवाइड करो किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है ना। वो लास्ट फ्रैक्शन है जिसमें वो चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, अब एक बात समझ में नहीं आती कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसके बीच में चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो सिंपल सा याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का स्पेस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सॉलिड में जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है वो काफ़ी कम है, लिक्विड में वो अनअरेंज्ड हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हेयर एंड देयर उनकी क्या है, प्रेजेंस है, प्लस उनके बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। और गैसेज में ये जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम स्पेस की बात करें तो कुछ ऐसा अगर मैं बना दूं तो समझ में आया ये क्या हुआ। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जिस तरफ ये माउथ ओपन होता है वहाँ पर जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर साइड पे होगा, और ये वाला लोअर साइड पे या स्मॉलर साइड पे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके के सिंबल्स हम यूज़ करेंगे। तो कुल मिला करके 2 चीज़ें हमें पता चल गई कि देयर इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। और इसका जो इंटर कन्वर्जन है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसका नाम है हीट। और बाकी जब सब्जेक्ट आएंगे तो ये हीट आपका पीछा छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जब आप और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये हीट जो है सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है आपके इस एटमॉस्फेयर में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसी से होती हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सीखनी पड़ेंगी। अब ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो कॉन्सेप्ट है इसको जरा यहाँ पर देख लो, ये दिख रहा है आपको डायग्राम, ठीक है। ये जो आइस है इसको आप क्या बोल सकते हो, गैस और लिक्विड बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, बहुत पास पास, ठीक है ना, एक कंडेंस फॉर्म में है, एक पर्टिकुलर शेप को उन्होंने क्या कर रखा है, एक्वायर कर रखा है, ठीक है। तो ये क्यूबिकल्स के फॉर्म में होते हैं जनरली, या फिर हमारे पास जिस तरीके का मोल्ड होगा उस तरीके की हमारी आइस का शेप होगा, क्योंकि लिक्विड वही शेप एक्वायर कर लेता है जैसा उस वेसल का शेप हो। तो जनरली हम मान लेते हैं क्यूबिकल शेप में, ठीक है। मेरे पास जो आइस ट्रे था वो किस तरीके का था, क्यूबिकल शेप का। इस क्यूबिकल शेप के आइस ट्रे से मैंने कुछ आइस को बाहर निकाल लिया,
अब एक बात बताइए, जब आप आइस को बाहर निकालते हैं फ्रीज़र से तो वो अचानक से मेल्ट क्यों होने लगती है? आप तो कोई हीट प्रोवाइड कर नहीं रहे एक्सटर्नल, क्यों होने लगती है? हाँ, जो आपका रूम टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, जो आपका उसके आसपास जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कितना है? जनरली 24 डिग्री सेल्सियस, इतना हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो जब आपने इसको निकाला था फ्रीजर से तो ये किस टेम्परेचर पे था? 0 या बिलो 0, ठीक है ना, यही हो सकता है क्योंकि 0 से ही जो है आइस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब इसके कंपैरिजन में ये वाला जो टेम्परेचर है कैसा है? इट इज ऑन द हायर साइड। तो सराउंडिंग से वो क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और इस पूरी दुनिया में एक चीज याद रखिएगा, अगर कहीं पर इस तरीके का कोई ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, तो ये तब तक इस स्लोप को हम बोलेंगे ग्रेडियंट जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। और पूरे के पूरे हमारे इस यूनिवर्स में हर चीज़ बैलेंस में आना चाहती है, ठीक है। जैसे अगर ये एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस और एक दूसरी बॉडी है उसका है 10 डिग्री सेल्सियस, तो इससे हीट कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होगी अनटिल दोनों जो है बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया इसका? 34, तो 34 का हाफ कर लो, ठीक है ना। तो जब तक दोनों का 17 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा, अगर ये कांटेक्ट में है, तो हीट का ट्रांसफर किस तरफ होगा? फ्रॉम हायर साइड टू इट्स लोअर साइड, और इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। पूरा यूनिवर्स इसी के किस में लगा हुआ है? इसी की कोशिश में कि सारी चीजें किस में आ जाएं? इक्विलिब्रियम में आ जाएं, ठीक है ना। तो याद रखना है कि कहीं पर भी अगर इस तरीके का ग्रेडियंट है, वो टेम्परेचर का ग्रेडियंट हो सकता है, वो प्रेशर का ग्रेडियंट हो सकता है, वो हाइट का ग्रेडियंट हो सकता है, या फिर सोन किसी और चीज का ग्रेडियंट हो सकता है। कभी भी आप देखिएगा, आप अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक आप ऐसा प्लेट ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा उसको ऐसे टिल्ट कर दीजिएगा, पानी नीचे से आप इसमें डालना स्टार्ट कीजिएगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा। होता है कभी ऐसा? नहीं होता ना।